अस्सलाम वालेकुम। आयुब, आप ठीक हो गए? हुसैन। अच्छा हुसैन बेटा, ये एक लेक्चर हमारा सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसका हम सेकेंड ईयर न्यू बायो की बुक से बिस्मिल्लाह करते हैं। देखो, उसमें सबसे पहले टॉपिक आपके पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है, मैं इस तरह ना ये करते रहे ताकि आपको याद होता रहे कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास पहले टॉपिक है बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटा, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अ, एक इस तरह काम कि जिसमें बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो और उन सबका रिजल्ट जो है वो एक प्रॉपर पॉजिटिव मैनर में आए। कभी कोई चीज़ इंक्रीज करनी होती है बॉडी में, कभी कोई चीज़ डिक्रीज करनी होती है, कभी किसी चीज़ को मेंटेन करना होता है। तो सबका एक दूसरे के साथ एक ऐसा यूनिट काम करना, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपके पास न्यूरॉन्स आते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स आगे जाके नर्व्स बनाते हैं, नसें जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसकी वजह से हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल सब मेंटेन रहता है। तो ये है आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपके पास बॉडी के बाकी ग्लैंड्स और मसल्स भी शामिल होते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें लिखा हुआ बेटा स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। सबसे पहले किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना हो तो जाहिर सी बात है आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो डिटेक्ट करे। मिसाल के तौर पे कोई अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम को देगा किसी के जरिए से। फिर हमारा जो वो सिस्टम है वो किसी और स्ट्रक्चर के जरिए से वहाँ पे रिस्पांस पैदा करेगा। तो टोटल जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के, वो तकरीबन वो 5 हैं या 5 फंक्शंस हैं जो न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। पहला क्या है, सबसे पहले हमारा जो जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव। और इस ये रिसीव किसके जरिए से करता है, तुमने नाम सुना होगा रिसेप्टर्स का, जो हमारा अगला टॉपिक भी है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स किसी भी मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सही है। फिर मैसेज को लेके जाना नर्वस सिस्टम तक, वो कहलाता है एक और सिस्टम। वो करते हैं न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है कि वो मैसेज फिर हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो नर्वस सिस्टम में जाती है। सही है। पॉइंट नंबर 3, फिर हमारे नर्वस सिस्टम से वो मैसेज का जवाब आता है, यानी कि नर्वस सिस्टम से मैसेज का वापस जवाब आना। सही है। और फोर्थ लिखा हुआ है ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर नर्व सेल ग्लैंड्स और मसल्स। अब वो मैसेज किसी दूसरे न्यूरॉन पर आना, किसी ग्लैंड पे आना, किसी मसल पे आना। पांचवा कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक, फाइनली जो है वो कोऑर्डिनेशन हो जाती है कि मामला क्या देखने हैं। इसको आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो मैं इस तरह समझाऊंगा। ये देखो, मैं इसको अगर तुम्हें सीक्वेंस में बताऊं, सबसे पहले सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, सिग्नल इज रिसीव्ड। ये कौन करता है, रिसेप्टर्स। ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये हो गया आपका, समझो, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप क्या होता है कि सिग्नल जो होता है रिसेप्टर से कहाँ जाता है, तो रिसेप्टर से वो जाता है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर 3, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, इस इंटीग्रेटेड यानी कि प्रोसेस्ड, यानी कि उसका जवाब तैयार होता है। अब इसका क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह रिस्पॉन्स तैयार करना है। फिर वापस जो मैसेज है सीएनएस से वो जाता है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। कहाँ जाता है, मोटर न्यूरॉन्स टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कौन होते हैं, जो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। इफेक्टर्स कोई भी हमारी बॉडी का मसल हो सकता है, कोई भी हमारी बॉडी का ग्लैंड हो सकता है, कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन हो सकता है। उसके बाद हमारा जो मैसेज है और वो फाइनली जब इन पे चले आते हैं तो क्या पैदा होता है, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स को इन्होंने दिया हुआ है कि क्या हो जाती है इस उस सिस्टम में, कोऑर्डिनेशन। अब तो बोले सर यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन तो है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन भी है, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन नजर नहीं आ रहा। इंटर न्यूरॉन बेटा याद रखिएगा, इंटर न्यूरॉन हमेशा सीएनएस के अंदर होता है। तो जहाँ ये थर्ड मैंने लिखा हुआ है, इंटर न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है आपस में। ये टोटल 5 स्टेप्स है आसान लफ्जों में। सही, आई होप तुम इसको जब देखोगे रिकॉर्डेड लेक्चर में तो अपने पास इसको एक थॉरली बेसिस पे रिवाइज करने में सेव कर लेना। अब अगला सवाल ये है कि सर रिसेप्टर क्या होता है। देखो, रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उनके बहुत सारे नाम है।
सिर्फ रिसेप्टर्स के टाइप्स नहीं, नाम। मिसाल के तौर पे रिसेप्टर्स को हम लोग बायो में रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द स्ट्रक्चर्स receptors are the structures that receive stimulus। स्टिमुलस कहते हैं किसी भी चेंज को। सही है। और अगर रिसेप्टर किसी भी स्टिमुलस को चेंज या स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेंगे तो मैसेज कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे मेरे सेलफोन जो है वाइब्रेट हो रहा है मेरे हाथ में, और मेरे हाथ में जो रिसेप्टर्स हैं अगर वो काम नहीं करें तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि सेलफोन वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं। तो कुछ बच्चे इसको डिटेक्ट लिखते हैं, कुछ बच्चे इसको रिसीव लिखते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए। रिसेप्टर्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट डिटेक्ट और रिसीव स्टिमुलस। सही। स्टिमुलस को, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। और रिसेप्टर्स के एक और भी नाम है, पुरानी बायो की बुक के हिसाब से एहतियातन बता देता हूँ। रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नोन एज, एक आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर्स, मैं आपको बताता हूँ एक और नाम। इसको हम लोग कहते हैं रिसेप्शनिस्ट। किसी भी आप इदारे पे जाओ तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर या कोई रिसेप्शनिस्ट होता है या होती है, तो वो आपको फिर प्रॉपर गाइड करते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि रिसेप्टर्स ही आपको किस तरफ लेके जाते हैं? बिकॉज रिसेप्टर्स से ही आप भेजते हो सिग्नल्स, बिकॉज दे सेंड सिग्नल्स टूवर्ड्स सीएनएस। मेन जो इदारा है वो समझो सीएनएस है। रिसेप्टर्स मैसेज देते हैं सेंसरी न्यूरॉन को, फिर वहां से जाता है सीएनएस पे। तो रिसेप्टर्स एज अ रिसेप्शनिस्ट भी काम करते हैं। अब आपकी बुक में है कि रिसेप्टर्स को हम लोग ट्रांसड्यूसर्स क्यों कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स बेटा वो होते हैं विच कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। या वन फॉर्म से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो किसी भी एनर्जी की फॉर्म को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर दे। देखो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा वो सिर्फ एक जबान समझता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो वो कहता है भाई आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा हो, अगर आपकी आंखों में लाइट पड़ रही है तो वो भी मुझे कन्वर्ट करके तो इलेक्ट्रिकल करंट में। अगर आपका कोई सेलफोन वाइब्रेट हो रहा है तो वाइब्रेशन नहीं समझता हमारा सीएनएस, वो कहता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करके दो, तभी मैं इस वाइब्रेशन का, इस स्टिमुलस का जवाब दे पाऊंगा। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं भाई कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देना? इलेक्ट्रिकल करंट में। और तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। तो क्या हमारे रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं? यस, हमारे रिसेप्टर्स दे एक्ट लाइक ट्रांसड्यूसर्स, दे एक्ट लाइक ट्रांसड्यूसर्स, ये लिखा हुआ है। सही। तो आपके पास ये लिखा हुआ है ऐसा, जो पर कुछ इतनी खास बात नहीं है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि रिसेप्टर्स का एक और नाम सेंस स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स भी है, इनका एक और नाम एपिथेलियल सेल्स भी है। तो आपकी आसानी है ये, अगर याद रहे तो सही है। रिसेप्टर सबसे बेस्ट नाम चलता है, वही सही है। सही है। अच्छा जी। अच्छा, रिसेप्टर्स अलग अलग भी पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो आपका अल्लाह भला करें, अलग अलग भी पाए जाते हैं, सिंगल भी हैं या आपके ग्रुप्स में भी हैं। सही है। ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर, सारे रिसेप्टर्स क्या हैं? ट्रांसड्यूसर्स हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑन द, सही, यानी कि किसी और फॉर्म में, ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट। रिसेप्टर्स तकरीबन कितने किस्म के हैं? 5 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। एक आपकी बुक में लिखा हुआ है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? टच, प्रेशर, स्ट्रेच, मोशन, साउंड, हर चीज। सही। पेन रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं? पेन, कोई अगर पेन हो रहा है। पेन रिसेप्टर्स का एक और नाम है नोसिसेप्टर्स। कोई भी टिश्यू डैमेज हो गया, कोई दर्द हो रहा है सर में, तो हमारे सर में जो दर्द होता है हुसैन, वो हमारा ब्रेन में थोड़ी होता है, वो तो हमारे हेड के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होगा, तो हमें एहसास होता है कि दर्द हो रहा है। एक और रिसेप्टर है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। चूंकि थर्म का मतलब हीट होता है तो थर्मो रिसेप्टर हीट या कोल्ड के मामला देखते हैं। कीमो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं बेटा? कीमो रिसेप्टर्स देखते हैं केमिकल के मामला, जो हमारी टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बुखार में हमारा जो टेस्ट खराब हो जाता है तो हमारी टंग में मौजूद होते हैं
टेस्ट बर्ड्स जो हमें डिफरेंट केमिकल्स का टेस्ट देते हैं। और भी रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। ये आपकी बुक की मिस्टेक है, इनको फोटो रिसेप्टर्स लिखना चाहते हैं। जो पांचवे है ना बेटा वो फोटो है, उसके अलावा है ये वाले जो है ना, इसके अलावा वाले। तो जो पांच मेजर कैटेगरीज है उसमें ये वाला पहले हाईलाइट करा रहा हूँ, तो समझ जाना ही पांचवा है। फोटो रिसेप्टर्स जो है बेटा, जाहिर सी बात है फोटो मीन्स लाइट, तो ये लाइट के स्टिमुलस को देखते हैं। और हमारी आंखों में वो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं बेटा वो लाइट डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। कौन जो है वो कलर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। नाम सुना होगा तुमने बीमारी का, कलर ब्लाइंडनेस। उसमें कौन्स खराब हो जाते हैं, उसमें इंसान जो है वो रेड को ब्लू से या ब्लू को ग्रीन से या ग्रीन को ब्लू से डिस्टिंग्विश या सेपरेट नहीं कर पाता। सर उसके अलावा के जो रिसेप्टर्स है वो भी बता दें। देखो उसके अलावा के जो रिसेप्टर्स हैं उनमें ये वाले हैं, इनको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, अलग कलर से। इनको मैं इससे पिंक से कर देता हूँ। सही है। ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा क्या डिटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में सॉल्यूट की मिकदार, किसी भी सोल्यूशन में, या सॉल्वेंट की मिकदार। ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर्स बेटा आपके होते हैं नोज में, ये स्मेल के रिसेप्टर्स को टेस्ट कर, ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, सॉरी। गस्टेटरी रिसेप्टर्स बेटा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्पेशलाइज रिसेप्टर्स, इनका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं इनका उसमें टंग में। तो इसलिए यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि कीमो रिसेप्टर्स में बेटा दो आते हैं। कीमो रिसेप्टर्स में दो आते हैं, एक का नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एक का नाम है गस्टेटरी। तो हो गया। अब कौन कौन सी टाइप्स हो गई, पांच आपके पास अगर आप देखो। पहली हो गई आपके पास मैकेनो रिसेप्टर, दूसरी हो गई पेन रिसेप्टर, तीसरी हो गई थर्मो रिसेप्टर, सही जी, चौथी हो गई कीमो रिसेप्टर, पांचवी हो गई फोटो रिसेप्टर। सही। तो ये सिलसिला है। अच्छा यहाँ पे देखो जिक्र इंटरन्यूरॉन का भी आ रहा है बेटा। इंटरन्यूरॉन सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, सीएनएस में। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब ये ना समझना कि एक एक लाइन है। हर एक लाइन ना बेटा इंपॉर्टेंट होती है ना, एज सच कोई इसमें कोई खास बात होती है। स्पेशली सिन बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं जिसमें कोई खास बात नहीं है। तो हर पैराग्राफ में या हर पेज में स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, काम की हैं, लॉजिक है, वो समझाऊंगा। बाकी तुम पढ़ना नहीं समझ में है तो मैं तुम्हें वॉइस नोट पे बता दूंगा। तो मेन मेन पहले इसको फोकस करना। अब वो आपसे कह रहे हैं कि इफेक्टर्स क्या होते हैं। भाई इफेक्टर्स तो आसान है, अभी हमने पढ़े। यहाँ पे इफेक्टर्स वो होते हैं बेटा जो पैदा करते हैं रिस्पॉन्स। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इफेक्टर्स। इफेक्टर्स की वजह से हमें क्या पैदा होता है, इफेक्टर्स की वजह से हमें पैदा मिलता है रिस्पॉन्स, प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स। इफेक्टर्स आर जनरली मसल्स या ग्लैंड्स या ऑर्गन्स। सही। एन इफेक्टर प्रोड्यूसेस और रिस्पॉन्स, किसी भी चेंज के लिए वो क्या पैदा करता है, रिस्पॉन्स। सही। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा तुम्हें। एक इन्होंने एक और पाथवे दिया हुआ है कि किस तरह हमारे मामलात होते हैं। ये अभी तुम्हें शायद थोड़ा सा कम समझ में है क्योंकि अभी तुम्हें पीएनएस और सीएनएस का मतलब नहीं समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमारी आंखों में लाइट पड़ी। सही है, तुम्हारी आंखों में रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर। और कौन सी टाइप का होगा, फोटो रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर का मतलब क्या है, कोई भी चीज सेंस कर रहा है। क्या सेंस कर रहा है, वो लाइट को रिसीव कर रहा है, तो इसका नाम होगा फोटो रिसेप्टर। फिर इसने मैसेज दिया सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से, देखो ब्रेन को। ब्रेन में मैंने कहा था बेटा सारे मैसेजेस प्रोसेस्ड होते हैं या इंटीग्रेट होते हैं, कि अब इसका क्या रिस्पॉन्स करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। फिर और सीएनएस में मौजूद होता है इंटर न्यूरॉन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर न्यूरॉन। यहाँ से कौन सा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। फिर वापस ब्रेन मैसेज देगा किसके जरिए से, मोटर न्यूरॉन के जरिए से। तो उसको कहते हैं मोटर आउटपुट। और मैसेज का जवाब क्या आया, मैसेज का जवाब जो है वो कुछ भी आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक करी हुई है। उन्होंने आंखों की एग्जांपल दी हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे भी आंखों की एग्जांपल दी हुई थी, इन्होंने यहाँ पे टांग की दे दी। भाई लाइट पड़ी आंखों पे तो आंखें ब्लिंक हो रही हैं, तो आंखें ब्लिंक होना इफेक्टर है, तो उनको प्रॉपर देनी चाहिए थी यहाँ पे एग्जाम्पल। सही। इफेक्टर कोई भी ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है, मसल होता है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं सीएनएस। सीएनएस में आते हैं दो ऑर्गन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सही। और उसके अलावा जो हमारे पास पूरे जिस्म में जो नसें हैं, उसका जो सिस्टम है वो कहलाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है किनारों में, साइड पे। तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो पूरे जिस्म में जो हरकत होती है, हरकत है, मूवमेंट है, वो जो सिस्टम है नर्व्स नर्व्स का, उसको कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही। अगला टॉपिक हमारे पास है न्यूरॉन्स का।
ये उसमें वही बात लिखी हुई, तुम इसको पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो बताना। न्यूरॉन्स बेटा, व्हाट इज अ न्यूरॉन? न्यूरॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ब्रेन जो है ना बेटा, वो एक ऑर्गन है। ऑर्गन मिलके बनता है टिश्यू से, टिश्यू मिलके बनता है सेल से। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मिलके बने हैं ना, वो इस सेल से मिलके बना है। इसको यूनिट कहता है, बेसिक यूनिट है न्यूरॉन्स। सही है। और न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल। तो आप बोलोगे दोनों, इलेक्ट्रिकल भी और केमिकल भी, वो आपको आगे पता चलेगा किस तरह। न्यूरॉन जो होते हैं वो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द बॉडी टू अनदर। सही। और ये बेसिक पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर आओ बेटा, स्ट्रक्चर पे क्या क्या चीजें होती हैं इसके, न्यूरॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ। न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा बेटा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्री की तरह होते हैं। यानी कि ट्री की जिस तरह या दरख्त की जिस तरह शाखें होती हैं, तो न्यूरॉन का सबसे पहला पार्ट है बेटा डेंड्राइट्स। ये इस तरह फैले हुए रहते हैं जिस तरह दरख्त की शाख, तो इसको ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका फायदा क्या होगा? ये इसलिए तो ज्यादा फैले हुए हैं बेटा क्योंकि न्यूरॉन एक जगह से नहीं, न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन से, न्यूरॉन बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल करंट रिसीव करता है। तो एक जगह से तो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल करंट रिसीव करेगा नहीं, तो बहुत सारी जगहों से करेगा। यहाँ पे भी न्यूरॉन आ रहा है, यहाँ पे भी न्यूरॉन आ रहा है, हर जगह से न्यूरॉन आ रहा है, तो इसलिए ये काफी फैला हुआ है। अच्छा, अब तो बोले सर ये कौन सा न्यूरॉन है? ये एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की डायग्राम है। यानी कि ना स्पिंटर है ना मोटर है, एक जनरलाइज है, एक बेसिक न्यूरॉन की डायग्राम है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा न्यूरॉन्स की तीन डायग्राम्स अलग अलग बनती है। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, तीनों के थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क है और काम में भी फर्क है। तो जर्नलाइज डायग्राम अगर आपके पास पेपर में आ जाए तो आपको इस तरह बनानी है। बेटा हर सेल की, न्यूरॉन एक सेल है, और हर सेल में होता है न्यूक्लियस, और ये रहा इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है उसके साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़े से यहाँ दाने 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 होते हैं, जिसके जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत होता है। और तुम्हें पता होगा बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और बेटा जहाँ राइबोसोम्स होते हैं वो जगह प्रोटीन्स बनाने में बहुत काम आती है। तो राइबोसोम्स को इसलिए कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो इन शॉर्ट, न्यूक्लियस और जहाँ ये पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों को मिला के कहते हैं सेल बॉडी। तो ये पूरी जगह क्या कहलाती है? सेल बॉडी। सेल बॉडी कौन सी जगह है जिसमें न्यूक्लियस और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं? सही है। और ये बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिला के जो चीज बनती है ना बेटा, उसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। उसको हम लोग बायो में कहते हैं निस्सल ग्रेन्यूल्स। मैं इसको साइज बड़ा करता हूँ ताकि तुम्हें नजर आ जाए। क्या लिखता हूँ मैं इसको? निस्सल ग्रेन्यूल्स या निस्सल सब्सटेंसेस भी कहता है। तो बोलो सर, निस्सल ग्रेन्यूल्स या निस्सल सब्सटेंसेस क्या चीज़ है? बेटा निस्सल ग्रेन्यूल्स, निस्सल सब्सटेंसेस वो चीज़ें हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। तो सेल बॉडी में दो चीज़ें आ गई बेटा। सेल बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? निस्सल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस। निस्सल ग्रेन्यूल्स में क्या है? निस्सल ग्रेन्यूल्स में बहुत सारे क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। सही। अच्छा, सेल बॉडी के नीचे वाला जो पूरा पार्ट है ना बेटा, सेल बॉडी के नीचे वाला जो पूरा पार्ट है वो एक्सॉन कहलाता है। और एक्सॉन काफी लंबा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक्सॉन जब खत्म होता है तो उस पार्ट को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर एक और कवरिंग होती है एक्सॉन के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। ये हर न्यूरॉन के ऊपर नहीं होती बेटा। माइलिन शीथ से फायदा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। क्योंकि मालिश शीट जो होती है ना बेटा, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता, मालिश शीट के ऊपर से गुजरता है। इस तरह देखो, समझो ये स्किप कर रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये जंप करते करते इसका स्पीड इलेक्ट्रिक करंट की बहुत फास्ट हो जाती है। और अब मालिश शीट जो सेल्स बनाते हैं बेटा, उसको कहते हैं शॉन सेल्स। या आप पढ़ोगे मालिश शीट के बारे में और आगे, बस इतना समझ लो कुछ न्यूरॉन्स में के एक्सॉन में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इसको कहते हैं मालिश शीट। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? फास्ट। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से नहीं गुजरता है, इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर से गुजरता है। और मालिश शीट देखो बीच में से नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है। तो मालिश शीट के दरमियान के एक मालिश शीट ये रही, दूसरी मालिश शीट ये रही। तो जो बीच में जो गैप है ना बेटा, इस गैप को बायो में कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये लिपिड बनी।
नोड ऑफ रेनवियर, तो नोड ऑफ रेनवियर वो गैप्स को कहते हैं जहाँ मालिन्य शीट नहीं है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरह जाएगा, यहाँ से इन गैप से जाता है, तो उन गैप्स को आप क्या नाम दोगे? नोड ऑफ रेनवियर, ये वाला जो गैप है। सही है, और सेल का नाम है श्वान सेल, और कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। सही। अच्छा सर, हर सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है क्या? न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन होती है? यस बेटा, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूरोलीमा कहते हैं। सही है। अच्छा सर, जब न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चले जाता है तो फाइनली फिर वहां से अगले न्यूरॉन में कैसे जाता है? तो बेटा हर न्यूरॉन के एंड में, हर न्यूरॉन के एंड में, जिसको हम लोग टर्मिनल एंड कहते हैं, ये वाला एंड, हर न्यूरॉन के एंड में कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन लेके जाते हैं। उन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स का नाम होता है बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो न्यूरॉन्स के एंड में पाए जाते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का मतलब ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह, और ये स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए इन केमिकल्स की वजह से जब ये केमिकल एक न्यूरॉन से निकलते हैं दूसरे में जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट समझो ट्रांसफर हो जाता है, तभी इनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये जहाँ पे स्टोर होते हैं उन वेसिकल्स को कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे न्यूरॉन अपने अंदर न्यूरो को स्टोर करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट जाना होगा तो ये न्यूरो यहाँ से निकलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर देंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तुम मुझसे पूछो न्यूरो खुद कहाँ पे होते हैं, तो मैं बोलूंगा न्यूरॉन के एंड्स में। न्यूरॉन के एंड्स को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब यहाँ पे एक एक करके उन्होंने दिया हुआ है फंक्शन। व्हाट इज डेंड्राइट, व्हाट इज एक्सॉन, व्हाट इज न्यूरोग्लिया। डेंड्राइट्स को देखो, डेंड्रॉन से, डेंड्रॉन का मतलब ट्री निकलता है ग्रीक जुबान में। डेंड्राइट्स वो बेटा ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल बॉडी के ऊपर होते हैं या सेल बॉडी के नीचे होते हैं। तो आप लोग बोलोगे सेल बॉडी के ऊपर होते हैं, सही, यानी कि फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से निकले हुए। तो यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मिसाल के तौर पे ये मैंने बनाया एक न्यूरॉन, ये मैंने बनाया इसका सेल बॉडी जिसके अंदर एक उसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो डेंड्राइट्स जो है उसी सेल बॉडी से निकले हुए ब्रांच जैसे। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? डेंड्राइट। ये वाला पार्ट जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है निसल ग्रैन्यूल्स के साथ, सोमा। और ये पूरा पार्ट कौन सा कहलाता है? एक्सॉन, पूरा नीचे तक। तो डेंड्राइट, सोमा, एक्सॉन। सही है। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो होते हैं फैले हुए रहते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया बनता है इसकी वजह से, और ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स। एक्सॉन एक्सिस यानी कि सेंटर लॉन्ग है, देखो एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है, फाइबर जैसे थ्रेड लाइक जैसा। और ये आउटवर्ड होता है सेल बॉडी के नीचे से, यानी कि लोअर सरफेस सेल बॉडी, सेल बॉडी से नीचे एक्सॉन है, सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स है। सही है। और ये जो है एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि इनकी वजह से न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है हुसैन? न्यूरॉन। किसकी वजह से? एक्सॉन की वजह से। अच्छा, एक्सॉन के ऊपर जितना भी, एक्सॉन के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है इसको बेटा एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म वो फ्लूइड है तो जो एक्सॉन के अंदर होता है। और एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसको हम लोग बायो में कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और पूरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सही, पूरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं सार्कोलीमा। पूरे न्यूरॉन के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग बायो में कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, पूरा न्यूरॉन। और अगर सिर्फ एक्सॉन की बात करूँ तो एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं एक्सोलीमा, और एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। फायदा क्या है इसका एक्सॉन का? सर एक्सॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल दूसरे न्यूरॉन्स में या दूसरे इफेक्टर में। देखो कभी ना कभी न्यूरॉन जो है वो किसी इफेक्टर पे खत्म होगा, हमेशा नहीं कि एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन आएगा, वरना तो रिस्पॉन्स पैदा नहीं होगा। रिस्पॉन्स पैदा करवाने के लिए इफेक्टर चाहिए होता है, और इफेक्टर आपकी बॉडी में कोई भी मसल होता है, कोई भी ग्लैंड होता है, कोई भी ऑर्गन होता है। तो न्यूरॉन की आखिरी मंजिल इफेक्टर ही होता है। न्यूरोक्लिया, न्यूरोक्लिया क्या चीज़ है बेटा? न्यूरोक्लिया, देखो न्यूरॉन एक सेल है, उसको काम करने के लिए कुछ हेल्पर चाहिए, हेल्पर्स। सही है, तो न्यूरॉन्स को काम करने के लिए कुछ हेल्पर्स भी चाहिए होते हैं, जो उसके अंदर तो नहीं होते, उसके साथ लगे हुए होते हैं। जैसे कुछ हेल्पर्स का नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये हेल्पर्स न्यूरॉन के समझो कहाँ लगे हुए होंगे, समझ जाओ। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, डेंड्रो का मतलब होता है डेंड्राइट्स, सेल्स, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या काम करते हैं? न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनका वेस्ट रिमूव करते हैं,
सही है, उनको माइग्रेशन में यानी कि उनकी मूवमेंट में काम आते हैं, उनके इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सही है, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, न्यूरॉन के जो हेल्पर्स होते हैं, जो उनके साथ चिपके हुए रहते हैं, उनको न्यूरोग्लिया कहते हैं, या उनको ग्लायल सेल्स भी कहते हैं, ग्लू से निकला है। इसमें दो बहुत मशहूर हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ लगे हुए होते हैं, समझो यहाँ, ये डेंड्राइट्स के पास लगे हुए रहते हैं। ये देखो इस तरह बना के दिखा रहा हूँ, ये साथ चिपके हुए कुछ होते हैं, ज्यादा नहीं होते। फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स देना, मूवमेंट में हेल्प करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इनके काम में मदद देना। असल काम तो न्यूरॉन ही करेगा, बस इसके जो नौकर हैं, समझो दो नौकर हैं बड़े मशहूर। श्वान सेल्स, बेटा श्वान सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? श्वान सेल्स की वजह से देखो ये शीट बनती है, इस शीट का नाम है माइलिन शीट। ये बनी हुई है। सही, श्वान सेल्स की वजह से शीट बनती है, इसका नाम है माइलिन शीट। और माइलिन शीट जो होती है, कंटिन्यूअस होती है या डिसकंटिन्यूअस, तो आप लोग बोलोगे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि माइलिन शीट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से नहीं, अपने ऊपर से गुजरवाती है। और जिन गैप से इलेक्ट्रिकल करंट बेटा गुजरता है, आपको मैंने बताया था, उन गैप्स को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये इस तरह गुजरता है। तो इस तरह गुजरने से स्लो नहीं होता, बल्कि फास्ट हो जाता है। ये सिलसिला था। ये ऐसा न्यूरॉन है बेटा जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन या एक्सॉन है। ये ऐसा एक्सॉन है जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, इसको कहेंगे अनमाइलिनेटेड। तो गुजरेगा दोनों में से, लेकिन ज्यादा फास्ट किस में होगा? माइलिनेटेड वाले में से। सही, श्वान सेल्स का जिक्र आपको आपकी बुक कह रही है, कौन से सिस्टम में मिलेगा? श्वान सेल्स का जिक्र आपको मिलेगा। यानी कि श्वान सेल्स जो होते हैं, वो माइलिन शीथ बनाते हैं कौन से सिस्टम में? याद है, मैंने अभी बताया था पीएनएस, जो हमारे सीएनएस के अलावा जो एक और सिस्टम है, पीएनएस। तो श्वान सेल्स जो होते हैं माइलिन शीथ बनाते हैं पीएनएस में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेचारे माइलिन शीथ बनाते हैं सीएनएस में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें माइलिन शीथ कौन से सेल्स बना रहे हैं? आपका नाम होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, आपका आंसर होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर मैं बोलूँ पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन से सेल्स बना रहे हैं, तो आपका आंसर होगा श्वान सेल्स। सही। अच्छा, आपकी बुक कह रही है ऐसी जगह जहाँ पे माइलिन नहीं होती, नॉन माइलिनेटेड पार्ट, इसको बेटा हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, या इसका एक और नाम है न्यूरोफिब्रिल नोड्स। न्यूरोफिब्रिल नोड्स, ऐसी जगह जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोफिब्रिल नोड्स, या नोड ऑफ रेनवियर। साइंटिस्ट का नाम था रेनवियर, नोड का मतलब होता है गैप। तो सैन बेटा, आज का मैं सेशन यहाँ तक रखता हूँ। आप मुझे बस ये बताना कि आपको प्रॉपर समझ में आए कि नहीं, इसलिए पहला सेशन मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो कल सेंड करी थी। सही है, एज अ सैंपल के तौर पे। अब ये एक प्रॉपर ऑफिशियल लेक्चर है, मुझे इस पे तुम बताना। सही है, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा तुम्हारे, मैं ये तुम्हें गारंटी देता हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। आप परेशान नहीं होना, कोशिश करना कि बेटा मुझ पे छोड़ो, भरोसा रखो। मुझे वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मुझे एडवाइस ना दें कि क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि मुझे पता है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंसड है। तो अपने टीचर पे भरोसा रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।